सबसे पहले बात कराची में कुछ देर पहले हुई बारिश की। कराची में बादल झूमकर बरसे, जल थल एक कर दिया, मौसम खुशगवार हो गया। कई मकामात पर सड़कों पर पानी खड़ा हो गया। इस वक्त भी मुख्तलिफ सड़कों पर ट्रैफिक का शदीद दबाव देखा जा रहा है। मूसलाधार बारिश के साथ कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। जिन इलाकों की बिजली गायब हुई है उनमें लियाकताबाद, शाह फैसल कॉलोनी, मलीर, काला बोर्ड और कुरंगी के इलाके शामिल हैं। कराची में बादल खुलकर बरसे हैं और जल थल एक हो गया है, लेकिन मौसम खुशगवार है और शहरी खूब इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। इस वक्त बर्न्स रोड पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा सनोविया चौधरी, वहाँ की सूरत हाल से आगाह करें। जी बिल्कुल, कराची का मौसम जैसे ही खुशगवार हुआ बारिश के बाद से, तो उसके बाद से जो है वो खाने पीने के स्टॉल्स पे बहुत ज़्यादा रश देखने में आ गया। हम मौजूद हैं बर्न्स रोड पे और हम आपको आज पकौड़े समोसे के बारे में नहीं बताएंगे, बल्कि हम आपको आज बता रहे हैं कि जो कि बर्न्स रोड के एक बहुत ही मशहूर दही बड़े, दिल्ली वाले दही बड़े ये कहलाए जाते हैं, जो कि मटके में मौजूद होता है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मटका है जिसके अंदर दही बड़े मौजूद है। इसके अलावा ये जो है यहाँ पर जो लोग हैं वो इसे कहते हैं कि ये मिक्स चाट है। इसके अंदर दही बड़े होते हैं, चने, पापड़ी वगैरह करके ये एक मिक्स चाट बनाई जाती है। लोगों में खासी पसंद की जा रही है। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो मिक्स चाट है ये यहाँ पर तैयार है। इसमें दही बड़े हैं, चने हैं, पापड़ी डाल के इसको जो है वो गार्निश किया गया है हरे धनिए से। कि लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इस मिक्स चाट से जो है वो लुत्फानंदोज हो रहे हैं। और अब जो है वो पकोड़े समोसों के बाद ऐसा लगता है कि जो दही बड़े हैं जो कि इस मौसम में बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, जिसने बर्न्स रोड के ये दही बड़े जो है वो मिक्स चाट ट्राई करनी है तो वो ज़रूर इस खुशगवार मौसम में बर्न्स रोड का रुख ज़रूर करें। जी, किस तरह से लोग पकवान एंजॉय करें कराची में इस खूबसूरत मौसम में, ये बता रही थी सनोविया चौधरी। लेकिन जब कराची में बारिश होती है तो ट्रैफिक की सूरत हाल भी थोड़ी ख़राब होती है। इस बारे में अपडेट करें जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद कसीम सईद। जी, इस वक्त मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ कराची में शाह फैसल नर्सरी का ये मकाम है और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश इस वक्त भी जारी है। पूरे शहर का जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है, जो मनाजिर है वो निकल चुके हैं। मेरे में जो आप रोड देख रहे हैं ये आप ट्रैफिक देख सकते हैं कि ये ट्रैफिक यहाँ पर हैवी हो चुका है, क्योंकि शाह फैसल के उस मकाम पे सदर से जो एंट्री पॉइंट है शाह फैसल पे, वहाँ पर पानी काफ़ी मकदार में जमा हो चुका है, जिसके बायस यहाँ पर ट्रैफिक हैवी होना शुरू हो चुका है। और इससे पीछे ट्रैफिक जैम की भी शिकायत मौसूल हो रही हैं। अब से थोड़ी देर पहले ऐसा माहौल नहीं था। वहीं पर मेरे कैमरामैन सर्वर ये दिखाएं, कुछ गाड़ियाँ भी ऐसी हैं जो कि ख़राब होकर रुक चुकी हैं और दूसरी जानिब जो मोटरसाइकिल सवार हैं वो भी हर थोड़ी देर बाद रुकते हैं, बारिश के थमने का इंतज़ार करते हैं और उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं। आगे भी एयरपोर्ट की तरफ जो ट्रैक जा रहा है वहाँ पर भी पानी खासा जमा है, शिकायत आ रही है, उसकी वजह से वहाँ पर भी ट्रैफिक जैम हो रहा है। शहरी एक तरफ तो लुत्फानंदोज हो रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब उन्हें ट्रैफिक में फंसने की जो परेशानी है वो भी सता रही है। तो वो इस मौसम को एंजॉय भी कर रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग दफातर से घर की जानिब जा रहे हैं जल्द घर पहुँचें और उसके बाद इस मौसम को एंजॉय करें। जी, सीनियर वकील नईम बुखारी ने खुद को स्टेफनी वकील कहने वालों को क्या जवाब दिया? स्टेफनी वकील और मोटू गैंग का क्या ताल्लुक है, बताएंगे इसी बुलेटिन में आगे चलकर। मगर अभी बात करेंगे वजीर आजम नवाज शरीफ के बयान से मुतालिक, जिन्होंने कहा है कि अब तक उन्हें 2-2, 2.5 साल की हुकूमत मिली, पहली बार 4 साल तक पहुंचे हैं, देखें आगे क्या होता है। सियालकोट में तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि धरना 1, धरना 2 के बाद अब तीसरी यलगार है, कोई है जो मुल्क को बदहाल करने वालों का गिरेबान पकड़े। वजीर आजम नवाज शरीफ का यह भी कहना था कि जिस करप्शन का एहतसाब हो रहा है वो हुई कहां है, इसका जवाब आज तक नहीं मिल सका। इस्तीफा मांगने वालों को तो कौम बार बार ठुकरा चुकी है। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का कहना है कि वज़ीर आज़म ने आज कंट्रोल लाइन पर पाकिस्तानियों की शहादत पर कोई बात नहीं की। नवाज शरीफ सियालकोट में बैठकर पूछ रहे हैं कि उनका कसूर क्या है। नवाज शरीफ, आपका कसूर यह है कि आपका मरकजी कारोबार मनी लॉन्ड्रिंग है। उनका कहना था कि इत्तेफाक फाउंड्री खसारा करती रही और उससे मजीद 28 फैक्ट्रियां बन गईं। पीटीआई चेयरमैन ने मजीद कहा कि इसहाक डार ने नवाज शरीफ को मनी लॉन्ड्रिंग सिखाई और की। आज उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सियालकोट के चेंबर के अंदर बात की है। कोई बात ही नहीं की लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर। पाकिस्तानियों की जानें कुर्बान हुई हैं और उसके ऊपर कोई बात ही नहीं की। उसमें क्या कह रहे हैं चेंबर ऑफ कॉमर्स में कि जनाब मेरा कसूर क्या है। मैं नवाज शरीफ को कहना चाहता हूं कि नवाज शरीफ, आपका कसूर पता है क्या है? कहते जी मेरे ऊपर कोई करप्शन नहीं साबित हुई, इनकी बिजनेस ही करप्शन है। नवाज शरीफ कहता है ना जी मेरा कसूर क्या, कोई करप्शन नहीं साबित हुई,
साबित ये हुई है कि ये सिर्फ करप्शन कर रहे थे बिजनेस के बहाने। जब से वो चीफ मिनिस्टर बना है, इत्तेफाक फाउंड्री नुकसान करने में चली गई और वो फाउंड्री नुकसान कर रही है और वो बच्चे देती जा रही है, नई फैक्ट्रियां बनती जा रही हैं। जो इसहाक डार हैं, दूसरा एक चीज़ ये साबित हो गई है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा कॉनमैन है इसहाक डार। वो आदमी था जो शुरू से इनका, इसको कहते हैं बैगेज मैन, ये इनके पैसे यहाँ से ब्लैक का पैसा वाइट करता था। इसने इनको मनी लॉन्ड्रिंग सिखाई थी और उसको फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया। इमरान खान ने आइंदा इलेक्शन के लिए 4 मुतालबात पेश कर दिए हैं। बनीगाला में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान इमरान खान ने कहा कि इलेक्शन से पहले 4 चीज़ें यकीनी बनाई जाए। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया जाए, 2 के बजाय तमाम जमातों के लिए काबिल एतमाद इलेक्शन कमीशन बनाया जाए। निगरान हुकूमत का क़याम 2 के बजाय तमाम जमातों की मुशावरत से किया जाए और बायोमेट्रिक तस्दीक के साथ पोलिंग का इनेकाद यकीनी बनाया जाए। चेयरमैन PTI इमरान खान का कहना था कि अंपायर ऐसे होने चाहिए जिन पर सब खिलाड़ियों को एतमाद हो। सवाए इनकी करप्शन। अभी आपको बताएं, पनामा अमल दरामद केस की समाअत करने वाले बेंच ने कहा है कि ऐसी कोई दस्तावेज नहीं कि नवाज शरीफ फ्लैटों के मालिक हैं। JIT रिपोर्ट में वज़ीर आज़म पर करप्शन और ओहदे के गलत इस्तेमाल का इल्जाम आयद नहीं किया गया। अदालत की जानिब से कहा गया कि फैसला हमें ही करना है, केस हम सुने या एहतसाब अदालत को भिजवाएं। वज़ीर आज़म के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि JIT रिपोर्ट में कहीं नहीं लिखा कि वज़ीर आज़म ने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया। अदब से गुजारिश है कि फैसले में एहतियात बरती जाए। वज़ीर आज़म से किसी भी असासे के बारे में सवाल नहीं किया गया। JIT में पेशी तक और कोई असासा था ही नहीं। JIT के पास कुछ होता तो सवाल जरूर करती। वज़ीर आज़म की कोई बेनामी जायदाद नहीं। किसी मुंसलिक शख्स के असासों से फायदा उठाने वाला मुल्जिम नहीं हो सकता, ये कहना था वज़ीर आज़म के वकील ख्वाजा हारिस का। जस्टिस एजाज अफजल की सरबराही में पनामा अमल दरामद बेंच के सामने अपने दलाइल में जस्टिस एजाज अफजल ने रिमार्क्स दिए कि फ्लैट मलकियत के अलावा सारी चीजें वाज़ेह हैं। सवाल 1993 से असासे ज़ेर इस्तेमाल होने का है। इस बात का कोई सबूत नहीं कि वज़ीर आज़म खुद किसी भी प्रॉपर्टी के मालिक हैं। ख्वाजा हारिस ने कहा कि लंदन फ्लैट्स के मालिक का नाम सामने आ चुका, ऐसी कोई दस्तावेज मौजूद नहीं कि वजीर आजम लंदन फ्लैट्स के मालिक हैं। JIT के मुताबिक फ्लैट पूरे खानदान के हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि बुनियादी सवाल ये है कि लंदन फ्लैट्स के लिए कब और किसने अदायगी की। फंड्स सऊदी अरब, दुबई या कतर में थे, लंदन कैसे पहुंचे? अदालत के सवालों के जवाब नहीं दिए जा रहे। बुनियादी सवाल का जवाब मिल जाए तो बात खत्म हो जाए। वजीर आजम को इल्म था कि वो असेंबली में क्या कह रहे हैं। वजीर आजम ने खुद कहा था कि मैं बताऊंगा कि कहां से फ्लैट्स लिए। जस्टिस अजमत सईद शेख ने कहा कि JIT ने मालूम करवाया कि मरियम नवाज बेनिफिशियल मालिक हैं। बाहिमी कानूनी मुआवनत से भी ये बात साबित हुई। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि रिपोर्ट की जिल्द नंबर 4 में काफी खतरनाक दस्तावेजात मौजूद हैं। मेरा इशारा ट्रस्ट डीड के हवाले से है। JIT ने ट्रस्ट डीड के हवाले से नताइज भी अखज़ किए हैं। ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि JIT ने कयास आराइयों पर मबनी नताइज अखज़ किए। ख्वाजा हारिस ने कहा कि वजीर आजम के बच्चे 1995 तक उनके जेर कफालत थे। सिर्फ उस अरसा तक वजीर आजम से पूछा जा सकता है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि हुसैन नवाज ने कहा कि वो मालिक हैं मगर दस्तावेजात नहीं दी। अगर हम ये फर्ज कर लें कि ये मियाँ शरीफ के हैं तो कुछ शेयर तो नवाज शरीफ का भी होगा। जस्टिस अजमत सईद शेख ने कहा कि हम कहना चाहते हैं कि ऐसी कोई दस्तावेज नहीं कि नवाज शरीफ फ्लैट्स के मालिक हैं। ट्रेजेडी ये है कि कौन मालिक है इसकी दस्तावेजात भी मौजूद नहीं। हम आपकी बात समझते हैं कि JIT रिपोर्ट में वजीर आजम पर करप्शन और ओहदे के गलत इस्तेमाल का इल्जाम आयद नहीं किया गया। जस्टिस एजाज अफजल ने कहा कि हमने देखना है कि JIT की राय दस्तावेजात पर मुनहसिर है या नहीं। हसन हुसैन के पास कोई ऐसे कागजात रिकॉर्ड पर हैं जिस पर नवाज शरीफ का फ्लैट से ताल्लुक जाहिर ना होता हो। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि फ्लैट्स की मलकियत छुपाने के लिए तह दर तह ऑफशोर कंपनियां बनाई गईं। जस्टिस अजमत सईद शेख बोले कि पूछ पूछ कर थक गए, कौन मालिक है कोई नहीं बताता। ख्वाजा हारिस ने कहा कि बताया तो है लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं। ख्वाजा हारिस ने दलाइल मुकम्मल करते हुए कहा कि वजीर आजम के हवाले से किसी करप्शन से ताल्लुक का इल्जाम तक नहीं।
इन वॉल्यूम में वजीर आजम के खिलाफ कुछ नहीं, अदब से गुजारिश है कि फैसले में एहतियात बरती जाए। जस्टिस एजाज अफजल ने रिमार्क्स दिए कि हमने देखना है कि क्या केस में कोई शवाहिद हैं जो वजीर आजम को मामले से मुंसलिक करते हों। देखना है कि क्या हमने फैसला करना है या ट्रायल कोर्ट को भिजवाना है। आपको अपने तमाम पत्ते शो करवाने चाहिए थे। हकीकत यह है कि इस अदालत के पास फैसले का इख्तियार है। और आज की समाअत में जज साहिबान की जानिब से JIT रिपोर्ट की जिल्द 4 का जिक्र बार बार आया। एक बार फिर अपने नाज़रीन को याद दिलाने के लिए कि जिल्द 4 में है क्या, बात करेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे एजाज सैयद से। एजाज, आज की अदालती कार्रवाई में बार बार जिक्र किया जिल्द 4 का, क्या आपके ख्याल में हमें हमारे नाज़रीन के लिए बताएगा, इसमें तफसीली तौर पर आपने जो इसका मुतालिया किया है, जिल्द 4 में है क्या? अब साहब बिल्कुल ठीक कहा आपने कि आज अदालत में बार बार जिक्र होता रहा मुश्तरका तहकीकाती टीम के वॉल्यूम 4 का, और ये वॉल्यूम 4 की नकल हमारे पास मौजूद है। और इसमें अगर गौर से देखा जाए तो मजमूई तौर पर 22 पॉइंट्स हैं जिनका जिक्र किया गया है। इनमें जो सबसे अहम चीज़ जो सामने आई है इस वॉल्यूम के अंदर, वो शरीफ ख़ानदान यानी कि मियाँ शरीफ की जो असासे हैं उनकी तकसीम का मुआहदा है, वो इस वॉल्यूम 4 का हिस्सा है। कि ये वो मुआहदा है जो बताता है कि मियाँ मोहम्मद शरीफ उनके जो असासाजात थे उनको किस तरह तकसीम किया गया। अब्बास फैमिली में, नवाज फैमिली में, शहबाज फैमिली में, उनकी जो बहन है मियाँ मोहम्मद शरीफ की जो बहन है बेगम कौसर उनमें, और उनकी जो अहलिया है बेगम शमीम अख्तर उनमें। तो इन तमाम फैमिलीज के जो अरकान हैं उनके दस्तखत मौजूद हैं। एक कंपनी है, लॉ फर्म है कॉर्नेलिस लेन एंड मुफ्ती, उनके सलमान असलम भट्ट साहब जो कि पार्टनर हैं, उन्होंने इसके ऊपर दस्तखत किया हुआ है। और जितने के जी एजाज ठीक है। एजाज हमें बता रहे हैं कि ये जो जिल्द नंबर 4 है जिससे मुतालिक आज अदालत में बहुत ज़्यादा बात की गई, ये इसमें मियाँ शरीफ के असासों की तकसीम की तफसील है, 22 पॉइंट्स पर मुश्तमिल है जिल्द नंबर 4, जिसमें हमारे नुमाइंदे हमें बता रहे हैं कि मियाँ शरीफ के असासों की तफसील की जो तकसीम है उसकी तफसील लिखी हुई है। एजाज, ये अगर आप मुकम्मल कर चुके हैं तो हमें ये भी बताएगा, आज अदालती कार्रवाई में जिल्द नंबर 10 जिसको अभी तक खुफिया रखा गया है, इससे मुतालिक भी बात की गई थी। इससे मुतालिक अदालत के मार्क्स सामने आए थे जिल्द नंबर 10 से मुतालिक। जी आज अदालत के अंदर भी जो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के हवाले से जो जिल्द है उसका जिक्र हुआ। बुनियादी तौर पर म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस की ये वो दस्तावेज़ है जिसके तहत मुश्तरका तहकीकाती टीम ने मुख्तलिफ बैरूनी ममालिक को खतूत लिखे हैं और उनसे बैरूनी ममालिक से इस इम्पॉर्टेंट केस पानामा के हवाले से मावनत तलब की है, और उसकी जो तफसीलात हैं उसको अदालत ने अभी खुफिया रखा हुआ है। ये जो जिल्द 4 है इसमें भी म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के हवाले से कुछ दस्तावेज़ात हैं। मिसाल के तौर पर जिल्द 4 में ही म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के हवाले से बरतानवी जो फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसके कॉन्फिडेंशियल लेटर भी इसी जिल्द का हिस्सा है जो जिल्द 4 के अंदर मौजूद हैं। लेकिन जिल्द जो 10 है उसके अंदर तफसील आपने जिल्द 4 के हवाले से आगाह किया। आज की समाअत में जज साहिबान की जानिब से इस रिपोर्ट की जिल्द 4 का जिक्र बार बार आया, आपने तफसीलन अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। और अभी आपको बताएं, सहाफी ने नईम बुखारी से सवाल किया और पूछा कि उन्होंने आपका नाम ही स्टपनी वकील रख दिया है, और नईम बुखारी की जानिब से हंसते हुए जवाब दिया गया। उन्होंने कहा, किसने? उस मोटू ने। मोटू गैंग इस काबिल भी नहीं कि जवाब दिया जाए। नईम बुखारी की जानिब से कहा गया कि मैं स्टेपनी हूं मगर रोल्स रॉयस की। खबर यह भी है कि पाकिस्तान मुसावी क़ुव्वते खरीद के लिहाज से दुनिया की 25वीं बड़ी मईशत बन गया है। पाकिस्तानी मईशत का हजम 10 खरब डॉलर से तजावज कर गया है। वर्ल्ड डेटा एटलस के मुताबिक 2017 में पाकिस्तानी मईशत का हजम अमरीका में राइज कीमतों के लिहाज से 1060 अरब डॉलर से तजावज़ कर गया है। वर्ल्ड एटलस के मुताबिक 2016 में पाकिस्तानी मईशत का हजम मुसावी क़ुव्वते ख़रीद पर 988 अरब डॉलर्स था। यूं एक साल के दौरान पाकिस्तानी मईशत की नमू 7.23% रही। एटलस के मुताबिक मुसावी क़ुव्वते ख़रीद के तनासुब से पाकिस्तान की फ़ीकस आमदनी 5375 डॉलर हो गई है। मुसावी क़ुव्वते ख़रीद में दो मुल्कों के मुआशी हजम का शुमार बराबरी की कीमत पर किया जाता है। वर्ल्ड डेटा एटलस ने अमरीका में राइज कीमतों की बुनियाद पर पाकिस्तानी मईशत का हजम शुमार किया है।
कराची वाटर बोर्ड हुकाम ने वाटर कमीशन की रिपोर्ट को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की। जियो न्यूज कराची में 90% पानी में इंसानी फुजले और नाकाबिले इस्तेमाल होने की रिपोर्ट को मुतनाज़ा बनाने पर हकाइक मंजर-ए-आम पर ले आया। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की प्रेस रिलीज में वाटर कमीशन टास्क फोर्स के रुकन के हवाले से पानी के काबिले इस्तेमाल होने का दावा किया गया। जियो न्यूज ने डॉक्टर गुलाम मुर्तजा से राब्ता किया तो उन्होंने वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के दावे की तरदीद कर दी। सुप्रीम कोर्ट में गुज़िश्ता हफ्ते फराहमी और निकासी आब कमीशन ने रिपोर्ट पेश की कि कराची से हासिल शुदा पानी के 90% नमूनों में इंसानी फुजले के अज्जा और दीगर मुजरे सेहत अशिया बड़ी मिकदार में शामिल हैं, जबकि 33% नमूनों में बाकायदा इंसानी फुजला पाया गया है। कराची में वाटर एंड सीवरेज बोर्ड शहर में पानी की फराहमी और निकासी आब की जिम्मेदार है। रिपोर्ट में पर्दाफाश हुआ तो जल्दबाजी में प्रेस रिलीज जारी करके कमीशन की रिपोर्ट को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई। प्रेस रिलीज के मुताबिक डॉक्टर गुलाम मुर्तजा जिन्होंने रिसर्च की उनसे राब्ता किया गया और उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि वाटर बोर्ड फिल्टर प्लांट्स और रिजर्वायर्स के नमूने जरासीम और इंसानी फुजले से पाक हैं और फिल्ट्रेशन के बाद क्लोरीन की मुकम्मल अलामात पाई गई हैं। हुआ ऐसे कि जब ये डॉक्टर मुर्तजा की रिपोर्ट आई तो हमने उनसे भी कांटेक्ट किया। जब उनसे हमने मालूमात की तो उन्होंने ये फरमाया कि इसमें अंडरग्राउंड वाटर भी शामिल है, इसमें प्री जो हमारा रॉ वाटर है उसके भी सैंपल शामिल हैं। वाटर बोर्ड की जहाँ तक उन्होंने खुद ये एक्सेप्ट किया है और ये मेरे पास टास्क फोर्स की रिपोर्ट भी इस वक्त मौजूद है, जिसमें यह है कि वाटर बोर्ड के जो फिल्टर प्लांट हैं, और ये कोर्ट में भी ये डिस्कस हुआ सैटरडे को, कि जो फिल्टर प्लांट्स है वो वहाँ पे प्री एंड पोस्ट दोनों जगह पे हमारी क्लोरीन मौजूद थे। मुतनाज़ा प्रेस रिलीज जारी होने पर जियो न्यूज ने डॉक्टर गुलाम मुर्तजा का मौक़िफ़ जानने की कोशिश की तो उन्होंने इसकी तरदीद कर दी। इसमें रिपोर्ट तो वही है जो कमीशन में सबमिट हो चुकी है। तो आप गलत करार देते हैं इसको? बिल्कुल, इसमें जहाँ तक ये ताल्लुक़ है कि उसमें खाम जिसको हम इनलेट या रॉ वाटर कहते हैं कि वो भी सैंपल हैं, इनके फिल्ट्रेशन के सैंपल भी हैं, ग्राउंड वाटर भी सैंपल हैं, मींस ग्राउंड वाटर अंडरग्राउंड सब सॉइल सरफेस जो सैंपल लिए जाते हैं वो भी हैं, लेकिन उनकी मिकदार बहुत कम है। तो इस सिलसिले में जो 118 हमने सैंपल कराची में कलेक्ट किए हैं डिफरेंट एरिया से, उनमें से सिर्फ 13 सैंपल हैं जिनका सोर्स ग्राउंड वाटर है और 3 आरओ प्लांट्स के हैं। बाकी सारे सरफेस वाटर मींस लाइन के पानी से जो पानी मुहैया किया जा रहा है उनके सैंपल्स थे। डॉक्टर गुलाम मुर्तजा ने जियो न्यूज को बताया कि वो मामला मुअज़्ज़िज़ अदालत और वाटर कमीशन के सामने भी उठाएंगे और उनका मौक़िफ़ वही है जिसकी रिपोर्ट उन्होंने पेश की है। सिंध भर में पीने के पानी के नमूनों में क्लोरीन ना होने की निशानदेही के साथ खतरनाक जरासीम भी पाए गए हैं जो इंसानी सेहत के लिए खतरनाक हैं। कैमरामैन तलहा खान के साथ सुलेमान सादत खान, जियो न्यूज, कराची। सियालकोट में वजीर आजम नवाज शरीफ पार्टी वर्कर्स से खिताब कर रहे हैं। ख्वाजा साहब जब तकरीर करते हैं तो उसका असर और जादू सब पे होता है, उनमें मैं भी शामिल हूँ। ख्वाजा साहब ने अभी सियालकोट चैम्बर में तकरीर की थी अभी थोड़ी देर पहले, तो मैंने वहाँ पर भी कहा, मैंने कहा ख्वाजा साहब की जो आज की तकरीर है इससे पहले इतनी खूबसूरत और इतना जादू जमाने वाली तकरीर मैंने आज तक नहीं सुनी। इसमें क्या शक है कि ख्वाजा साहब आपसे बेपनाह प्यार करते हैं और आप भी उनसे बेपनाह प्यार करते हैं, इसलिए कि वो मुखलिस आदमी है, सच्चा आदमी है, खरा आदमी है। ये खूबी मैं उनकी आज से नहीं जानता, ये खूबी मैं उनकी 1964 से जानता हूं, 1964। 1968 तक ख्वाजा साहब मेरे साथ गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते थे। उस जमाने से मैं माशाल्लाह इनकी ये खूबी जानता हूं और बहुत सारी खूबियों से वाकिफ हूं। इनके वालिद मोहतरम मेरे बड़े मोहसिन थे, वो भी एक सच्चे इंसान थे। ख्वाजा साहब के अंदर भी वही माशाल्लाह खूबियाँ मुंतकिल हुई और आज वो भी खुलूस के साथ आपकी खिदमत कर रहे हैं। ख्वाजा साहब सिर्फ इस शहर के लिए, आपके लिए, यहाँ के लोगों के लिए असासा नहीं है, बल्कि नवाज शरीफ का भी बहुत वैल्यूबल असासा है।
बाएतमाद साथी है, बावफा साथी है। इस तरह का अगर आपको यहाँ पे नुमाइंदा मुयस्सर है तो ये आपकी भी खुशनसीबी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की भी खुशनसीबी है। मुझे इनसे काम पड़े कि हफ्ता अतवार वहाँ इस्लामाबाद में आपने रहना है, तो मुझसे जिद करके वो कहते नहीं मुझे सियालकोट जाने दें। मैं समझता हूँ कि हमारे नुमाइंदों को अपने हलकों में इसी तरह से जाना चाहिए, अवाम की खबर लेनी चाहिए, उनकी मिजाज पुरसी करनी चाहिए, वहाँ जो उनकी ज़रूरियात हैं वो पूरी करने की कोशिश करनी चाहिए। मेरी तो दुआ है कि हमारे हर हलके में इसी तरह के हमारे नुमाइंदे हों जो जगह जगह जाके मसाइल को हल करें। मंशा भट्ट साहब भी एक बहुत बड़ा कीमती एहसास है। जब सुबह एयरपोर्ट पे हम यहाँ पहुँचे, गाड़ी में बैठे हुए थे, मंशा साहब बैठे थे मेरे साथ, खालिद साहब गाड़ी चला रहे थे, डिप्टी मेयर हमारे साथ गाड़ी में पीछे बैठे, कहने लगे कि मैं जो देखता हूँ आपकी तरफ मुझे बहुत आपकी फिक्र होती है और मैं बहुत दुआ करता हूँ कि ये कहते कहते उनके आंखों में आंसू जारी हो गए। तो जिस नवाज शरीफ को इतने मुखलिस साथी अल्लाह ताला ने दिए हों और इतने मुखलिस हमारे ये अजीज कारकुन दिए हों, उस नवाज शरीफ को किस बात की फिक्र होनी चाहिए? अभी ख्वाजा साहब ने कहा कि सिर्फ पाकिस्तान में एक नवाज शरीफ है जिसका एहतसाब हो रहा है। कोई बात नहीं है ख्वाजा साहब, मेरे एक का भी अगर हो रहा है तो कोई बात नहीं है, होने दो, लेकिन मैं आपको किसी का तो हो रहा है ना एहतसाब, 3 नस्लों का एहतसाब हो रहा है, मेरे वालिद मोहतरम, मेरा, मेरे बच्चों का। मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी फिक्र नहीं है। आज मेरा अगर एहतसाब हो रहा है तो कल को इंशाल्लाह औरों का भी होगा, लेकिन नवाज शरीफ का एहतसाब जरूर करो, मगर बताओ तो सही भाई किस चीज का एहतसाब कर रहे हो। ये तो बताओ कि नवाज शरीफ पर इल्जाम क्या है, मुझ पर क्या मुकदमा है। मैं आज तक नहीं समझ सका, अल्लाह मेरा जानता है, मुझे नहीं पता कि मेरे ऊपर क्या मुकदमा है, यानी कहां किस जगह से नवाज शरीफ ने कोई नाजायज माल बनाया है। सिर्फ इस दौर में नहीं, इन 4 सालों में नहीं, 1997 से लेके 1999 तक भी बताओ, 1990 से लेके 1993 तक भी बताओ, उससे पहले चले जाओ, 1988 से 1990 तक जब मैं वजीर आला पंजाब था उस दौर का भी बताओ, उससे और पीछे चले जाओ, 1985 से लेके 1988 तक जब मैं वजीर आला पंजाब था उस दौर का भी कोई वाकया बताओ। इन अदवार में तो आपको कुछ नहीं मिलता। 1972 से शुरू हुए हो, जब नवाज शरीफ एक बच्चा था, अभी कॉलेज से बाहर आया था, उस वक्त ना मैं वजीर आजम था, ना मैं वजीर आला था, ना मेरा सियासत से दूर दूर का कोई ताल्लुक था। उस दौर का पूछ रहे हैं कि मनी ट्रेल बताओ, जो तुमने नवाज शरीफ की फैमिली, मियां शरीफ की फैमिली को लूटा, उस जमाने में नेशनलाइज किया, कौमी मलकियत में लिया सारा कारोबार। मनी ट्रेल तो तुम बताओ कि तुम पैसा लूटकर कहां लेकर गए थे। हमसे मनी ट्रेल पूछते हो, हमें लूटकर मनी ट्रेल हमसे पूछते हो। मशरकी पाकिस्तान के साथ हमारी फैक्ट्री थी वहां पर ढाके में, वो बांग्लादेश के साथ चली गई। ये फैक्ट्री पाकिस्तान की भुट्टो ने इसको कौमिया लिया, अपने कारकुनों के हवाले कर दिया। एक दमड़ी, एक पैसा, एक पाई मुआवजे के तौर पे मुझे, हमारे खानदान को नहीं दी। तुमने कौन से खजाने दिए थे जो हम दुबई साथ ले गए थे? और 40 साल की बात है, 44 साल। किसी को 40 साल तो छोड़ो यार,
10 साल की भी कोई आपको कोई बात याद है कि नहीं याद है? भाई बताओ तो सही यार कि नवाज शरीफ ने यहां से सोना लूटा है, यहां से चांदी लूटी है, यहां सियालकोट लाहौर मोटरवे में पैसा खाया है, या फिर पिछले जमाने में इस्लामाबाद से लाहौर मोटरवे में पैसा बनाया है, कोई कमीशन ली है, कोई किकबैक लिया है, कोई अपना किसी और मंसूबे के अंदर कोई पैसा बनाया। 168 अरब रुपए हमने 3 मंसूबों में बचाए हैं। हमने बचा कर दिए हैं इस कौम का खजाना जो लूटा जा सकता था अगर कोई चोर लुटेरे हुक्मरान होते, वो हमने बचाया है अल्लाह के फजल करम से। हम पे इल्जाम देते हो। मैं बार बार पूछता हूं ये बात कि कहां से कुछ लूटा है, क्या कौमी अमानत में खयानत की है, कहां खुर्द बुर्द हुई है, कहां एम्बेजलमेंट हुई है, ये तो पता लगना चाहिए मुझे। कुछ सरकारी पैसे का तो कोई एहतसाब नहीं हो रहा, एहतसाब हो रहा है तो मेरे अपने खानदानी कारोबार का। आपका ये नुमाइंदा जो है, ये सब कुछ और हो सकता है, लेकिन ये पाकिस्तान का एक खैर खा है, एक एक पाई का अमीन है, और पाकिस्तान का दर्द इस नुमाइंदे के सीने में है। ना होता तो प्रेसिडेंट क्लिंटन के 5 अरब डॉलर मैं ले लेता और मैं तो एटमी धमाके ना करता। ये हमारे सबूत हैं। इस मुल्क, इस मिट्टी के साथ हमारी मोहब्बत है, उसके सबूत हैं ये। आज सबूत नहीं दे रहा मैं, ये 1998 जो आज से 20 साल पहले ये सबूत मैं दे चुका हूं। हमें कहते हो तुम ये बात, शर्म आनी चाहिए। काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। सियालकोट माशाल्लाह अगर मुस्लिम लीग नून से मोहब्बत करने वाला है तो मान लो कि सियालकोट पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला है। वतन की मोहब्बत कूट कूट कर भरी है आपके सीने में, और मुझे बड़ा मान है आप पर, फख्र है आप पे। सियालकोट ने कहा जी कि हमें सियालकोट से लाहौर मोटरवे चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो मोटरवे बन रही है। अगले साल इंशाल्लाह उसका इफ्तिताह होगा। अभी नौजवान ने कहा है कि ये इफ्तिताह नवाज शरीफ करेगा। मेरे नौजवानों, मुझे फिक्र है तो आपकी फिक्र है, अपने नौजवानों की फिक्र है, फिक्र है तो बेरोजगारों की फिक्र है। पाकिस्तान को रोशन करने की फिक्र है। और आज आप जानते हैं कि पाकिस्तान माशाअल्लाह अंधेरों से निकलकर दोबारा अब रोशन होना शुरू हो रहा है। हो रहा है या नहीं हो रहा है? इसके लिए हमने दिन रात काम किया। हमारे मुखालिफों को यही गुस्सा है हमारे ऊपर, कुछ नहीं है। और 2014 से ये गेम शुरू है। धरने 2014 में शुरू हुए और आज तक किसी न किसी शेप में, किसी न किसी शक्ल में जारी हैं। कहना मैं ये चाहता हूं कि 4 साल इन सारे लोगों ने हमारी टांगें खींचने की भरपूर कोशिश की, उसके बावजूद आज अल्लाह के फजल करम से लोड शेडिंग का खात्मा हो रहा है। उसके बावजूद हमने दहशतगर्दी की कमर तोड़ कर रख दी है। उसके बावजूद अल्लाह के फल से ये मोटरवेज बन रहे हैं। अगर ये लोग जिम्मेदारी का सबूत देते, पाकिस्तान से मोहब्बत का, हुब्बुल वतनी का सबूत देते, ये पाकिस्तान के साथ इस तरह की गद्दारी ना करते, आज पाकिस्तान पता नहीं और कितनी तरक्की की मंजिलें तय कर चुका होता। 56 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में माशाल्लाह पिछले 2-3 साल से हो रही है। अनप्रेसिडेंटेड है ये, तारीख में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। कुछ ख्याल करो पाकिस्तान का। पाकिस्तान आप ही की हरकतों की वजह से कितना पीछे रह गया है। अगर 1999 के बाद
पाकिस्तान के अंदर खलल ना पड़ता तो आज पाकिस्तान दुनिया की सफ़े अव्वल के ममालिक के अंदर शामिल होता। लेकिन हम दिन रात जो काम कर रहे हैं, इंशाअल्लाह इसके नतीजे में और आपकी दुआओं से, आपके ताउन से पाकिस्तान एक दफा फिर इंशाअल्लाह सफ़े अव्वल के दुनिया के ममालिक में जल्द शामिल होकर रहेगा। पाकिस्तान पहले एक दफाई ताकत बन चुका है, एटमी ताकत बन चुका है। अब पाकिस्तान इंशाल्लाह एक मुआशी ताकत भी बनने जा रहा है। अपने हरीफों को इंशाल्लाह पीछे छोड़ता चला जा रहा है। इसको बढ़ने दो, इसकी टांगे ना खींचो। सिर्फ इस लालच में कि नवाज शरीफ क्यों वज़ीर आज़म है, मैं वज़ीर आज़म क्यों नहीं हूं। भाई तुम्हें अवाम ने वोट ही नहीं दिए तो तुम कैसे वज़ीर आज़म बन जाते हो? तुम्हें एक बार नहीं, तुम्हें बार बार मुस्तरद किया है पाकिस्तान के अवाम ने, तो तुम कभी इधर से, कभी उधर से, कभी उधर से साजिशें करके तुम इक़्तिदार हासिल करना चाहते हो। तुम्हें पाकिस्तान के अवाम इस बात की इजाजत नहीं देंगे, नहीं देंगे। चाहे तुम जितना मर्जी मुझ पर कोई इल्जाम तराशी करो, तुम रोज गिबत कर रहे होते हो, रोज बहतान तराशी कर रहे होते हो, किसी को गालियां निकाल रहे होते हो और किसी के खिलाफ गंदी जुबान इस्तेमाल कर रहे होते हो। हम सुनते हैं, हमारे हौसले की दाद दो कि हम तुम्हें जवाब नहीं देते उसी तुम्हारी लहजे में। मैं जवाब ना भी दूं, 2018 में आप देंगे, ये कौम देगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह ताला मेरी इन बहनों को खुश रखे, मेरे भाइयों को, बुजुर्गों को खुश रखे। नवाज शरीफ आपके साथ है, इंशाअल्लाह आप मेरे साथ हैं और अल्लाह हम दोनों के साथ है। पाकिस्तान जिंदाबाद। सियालकोट में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ वर्कर्स से खिताब कर रहे हैं और इस मौके पर उनका कहना है कि आज मेरा एहतसाब हो रहा है तो औरों को भी होगा। मेरा एहतसाब होने दो, 3 नस्लों का एहतसाब हो रहा है। एहतसाब ज़रूर करो पर बताओ तो सही मुकदमा क्या है, ये कहा है वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने जो सियालकोट में वर्कर्स से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमें लूट कर हम ही से मनी ट्रेल पूछी जा रही है, बताओ तो सही कि नवाज शरीफ ने कहाँ से सोना लूटा, कहाँ से चांदी लूटी। सरकारी पैसे का कोई एहतसाब नहीं हो रहा, मेरे ख़ानदान का एहतसाब हो रहा है। सियालकोट में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ वर्कर्स से खिताब कर रहे थे। आज वज़ीर आज़म नवाज शरीफ सियालकोट में मौजूद हैं। अभी आपको बताएं, इसहाक डार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में दलाल देते हुए कहा है कि पैनामा केस के अबूरी फैसले में इसहाक डार के खिलाफ कुछ नहीं था। जेआईटी ने उन्हें घसीटने की कोशिश की। अदालत ने कहा कि इसहाक डार को बयान हल्फी देने पर मुआफी मिली, अगर एतराफी बयान तस्लीम नहीं करते तो मुआफी भी खत्म हो जाती। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि इसहाक डार के असासे 1993 में 90 लाख थे जो साल 2000 में बढ़कर 85 करोड़ 40 लाख तक पहुंच गए, जो जेआईटी अरकान की आंखें खोलने के लिए काफी थे। अभी आपको खबर देंगे, कराची में कैंसर की मरीजा ने मेडिकल वीजे के लिए भारतीय हुकूमत से अपील की है। फायजा तनवीर को मुंह का कैंसर है, इलाज के लिए भारत जाना चाहती हैं। इसी बारे में मजीद जानेंगे। जियो न्यूज़ कराची के ब्यूरो चीफ फ़हीम सिद्दीकी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। फ़हीम, कहिएगा क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं अब तक? जी, फायजा तनवीर हैं जो इलाज के लिए जाना चाहती हैं भारत। इनके मुंह का कैंसर है और भारत के एक इलाज जो गाजियाबाद में एक हॉस्पिटल है वहां पर इनका इलाज जो है वो मुमकिन है। इन्होंने वहां मेडिकल टेस्ट और मेडिकल रिपोर्ट भेजी थी जहां पर उनके इलाज के लिए राजी हो गए थे डॉक्टर्स, और इसके लिए इनको 10 लाख रुपए जमा कराने के लिए कहा था। इन्होंने 10 लाख रुपए जो है इस अंदर प्रस्था अस्पताल में जमा भी करा दिए हैं, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने वीजे के लिए अप्लाई किया तो इन्हें और इनकी फैमिली को जो है वो वीजा देने से इनकार कर दिया गया था। ये इसके बाद जो है इन्होंने सुषमा स्वराज जो
भारतीय वज़ीर ख़ारजा हैं उनसे भी अपील की थी ट्विटर के जरिए, उनका भी अभी तक कोई जवाब नहीं आया और ये बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि उनको जो है प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। अब फ़ायदा के लिए जो है वहाँ इंडिया में भी आवाज़ उठ रही है और वहाँ पर जो है ह्यूमन राइट्स के लोग जो है उन्होंने इनके लिए आवाज़ उठाई है और वहाँ पर जो वफाकी गवर्नमेंट है और जो यूपी की गवर्नमेंट है उनसे अपील की गई है कि फ़ायदा तनवीर को भारत में इलाज के लिए वीज़ा फराहम कर दिया जाए। मोमिन मलिक एडवोकेट हैं, उनको यहाँ से फ़ायदा तनवीर ने ईमेल की थी जो वहाँ के एक ह्यूमन एक्टिविस्ट हैं और उन्होंने इस मामले पर सुषमा स्वराज को भी जो है वो खत लिखा है। तमाम अभी तक जो है फ़ायदा तनवीर को इंडिया जाने के लिए वीज़ा फराहम नहीं किया जा सका हम है। उम्मीद करते हैं कि फ़ायदा तनवीर को भी वीज़ा जारी किया जाए, मेडिकल वीज़ा, और ताकि वो अपना इलाज करा के जल्द रूबा सेहत हो सकें। बहुत शुक्रिया आपका फ़हीम सिद्दीकी। जबकि लाहौर का रिहायशी 4 माह का रोहान भारत में दिल के कामयाब ऑपरेशन के बाद रूबा सेहत हो चुका है। रोहान के वालिदैन की खुशी दीदनी है। उन्होंने वीज़े के इजरा और भारत में इलाज के हवाले से इक़दामात पर दोनों हुकूमतों का शुक्रिया अदा किया है। तफसीलात बता रही हैं लाहौर से हफ्सा उस्मान। लाहौर की बहार कॉलोनी का रिहायशी 4 माह का रोहान दिल में सुराख था। 2 माह पहले नन्हे फूल की जान पे बन आई। डॉक्टरों ने भारत में इलाज का मशवरा दिया मगर वीजे के मसाइल आड़े आ गए। रोहान के वालिद कंवल सिद्दीक ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर भारतीय वजीर खारजा सुषमा स्वराज को पैगाम दिया। भारतीय वजीर खारजा ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मेडिकल वीजा जारी कर दिया। रोहान कामयाब ऑपरेशन के बाद अब रूबे सेहत है और वालिदैन खुश हैं। बेटे को नई जिंदगी मिलने पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। मेडिकल वीज़ा के लिए दोनों तरफ से ये कोशिश की जाए कि इसको आसान बनाया जाए और ऐसी सहूलियात पैदा की जाए कि इसमें बहुत ज़्यादा आसानी आ सके ताकि कोई भी जान जो है वो सिर्फ वीज़े के लिए जो है वो मसले में ना पड़े। कंवल सिद्दीक कहते हैं कि डॉक्टर जब रोहान को सफर की इजाजत देंगे वो वापस आ जाएंगे। वो दोनों मुमालिक के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने मुश्किल वक्त में मदद की। हफ्सा उस्मान, जियो न्यूज़, लाहौर। अभी आपको बताएं, ऑपरेशन रद्दुल फसाद पंजाब रेंजर्स, सीडीडी पुलिस और खुफिया इदारों की जानिब से मुश्तरका ऑपरेशन किया गया है। ISPR के मुताबिक मुश्तरका ऑपरेशंस लाहौर, डीजी खान और रावलपिंडी में किए गए हैं और ऑपरेशंस में कलअदम तंजीम के 11 सहूलतकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। ISPR के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों का ताल्लुक कलअदम तंजीम जमातुल अहरार से है। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ है। ISPR ने बताया है कि असलहा पंजाब में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इस्तेमाल किया जाना था। और सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालत से सजा याफ्ता 2 मुल्जिमान की अपीलों की समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालत का सजाए मौत का फैसला मुअत्तल कर दिया है। जस्टिस एजाज अफजल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई है और फौजी अदालत ने मुल्जिमान को सजाए मौत सुनाई थी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है जिसके बाद मुख्तलिफ सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव देखा जा रहा है। मलीर, लियाकताबाद एयरपोर्ट समेत दीगर इलाकों में भी बारिश हो रही है। ट्रैफिक की सूरत हाल मुतासर नजर आती है। ये II चंडीगढ़ रोड के मनाजिर आप देख सकते हैं।